स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं और वो भी अक्टूबर से लेके नवंबर तक का करंट अफेयर देख रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि मई में ऐसा आ रहा है कि मई में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। लास्ट वीक में होगा, तो अब भी से टाइम है। धीरे धीरे क्या करके प्री की तैयारी करना स्टार्ट कर दें और प्री में फोकस करें, इररिलेवेंट या अप्रासंगिक मटेरियल ना पढ़ें, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अथाह है। गोता लगाएंगे तो है ना, पंचवर्षीय कार्यक्रम बन जाएगा। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग क्या पढ़ना है ये डिसाइड करें। नहीं हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, उससे आप फॉलो करें, आपका प्री आराम से निकलेगा। और प्री के लिए मैं ज़्यादा नहीं, 1.5 महीना 2 महीना पहले से स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको प्री से डर लगता है, कभी नहीं निकला हो, तो मेरी गारंटी है प्री निकालने की। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा कभी प्री नहीं रुका, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग पढ़ाई करें। हम लोग करेंट अफेयर देख रहे हैं अक्टूबर से नवंबर तक का। उसमें दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट डिटेल का है, जबकि वन लाइनर जो अक्टूबर से नवंबर तक है वो हमने प्रोवाइड कर दिया। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, हिस्ट्री का आप लोग इग्नोर कर रहे होंगे। हिस्ट्री का जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है उसको एक बार देख जाइए। चलिए मॉडर्न ही देख जाइए, मॉडर्न देख जाइए और उससे क्वेश्चन ना आए तो बताइएगा। वैसे मेडोल का भी है, लेकिन मॉडर्न देख जाइएगा। मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। 3 घंटे में आपका पूरा उसमें मॉडर्न बताया गया है। और अपने हाथ से मैंने जो मटेरियल बनाया है, इवन मैंने उसको देखा है कि यूपीएससी में भी आता है, तो यूपीपीसीएस से तो छोड़ो, बात ही छोड़ो, ठीक है ना। यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करंट अफेयर की तरफ। पहली बात या पहला करंट अफेयर है कि बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। कहाँ रखी गई, इसके बाद में बात करते हैं कि कहाँ रखी गई बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। लेकिन इसके बारे में जान लें कि हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अगर वॉल्यूम के आधार पे देखें, वॉल्यूम के आधार पे तो हम तीसरे हैं। जबकि अगर देखा जाए कि कितना हम पैसा कमा रहे हैं, वैल्यू के आधार पे देखें तो 14वें हैं, 14th है। तो ये इंडस्ट्री के पास काफी स्कोप है। मेंस में लिखने के लिए आ जाएगा तो यूज करना, यहाँ पढ़ने का मतलब है कि मेंस में भी यूज करें। अब मेंस का क्लास चल ही रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम, फार्मास्यूटिकल वॉल्यूम से कितना, कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, और वैल्यू के हिसाब से 14। तो बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला जो दूसरा रखा गया, सेकेंड है, ये रखा गया ऊना में। ऊना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। तो फर्स्ट कहाँ रखा साहब, फर्स्ट रखा गया है ये गुजरात में। गुजरात में कहाँ, भरूच, भरूच जिले के जंबूसर में रखा गया, भरूच जिले के जंबूसर में रखा गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जंबूसर में, ये बात समझ में आई। दूसरा है कि देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य अभी घोषित किया गया है। तो इसके बारे में देखें कि ये बाघ अभ्यारण्य क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो मालूम है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और जो 53 बाघ अभ्यारण्य है वो देश के 18 राज्यों में विस्तृत है। कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है ना। 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। कौन से, इसमें अनुच्छेद में ये बात बताया जाता है, तो ये ध्यान रखना। शेड्यूल 1 में ये राज्य के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। तो बाघ अभ्यारण्य कितने हैं, 53 है। कितने राज्य में विस्तृत हैं, ये आपके 18 राज्य में। बाघ संरक्षण प्राधिकरण या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये इसकी सलाह पे क्या बाघ अभ्यारण्य घोषित किया जाता है, किसकी सलाह पे, एनटीएसी। तो एनटीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 2 दिसंबर 2005 में, ठीक है सर। ये जान गए कि एनटीसी कब स्टैब्लिश हुआ था। ये बताइए कौन से मंत्रालय के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इसको बोलेंगे हिंदी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है ना। दूसरी बात है, एनटीसीए कौन से एक्ट के तहत बनाया गया, ये कैसा है, सांविधिक संस्था है, सांविधिक है, ठीक है ना। अर्थात ये विधेयक द्वारा, संसद द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, सांविधिक है, संविधान में नहीं है एनटीसी है। तो कौन से एक्ट के तहत, तो ये याद है, वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन
एक्ट 1972 या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाया गया है। तो ये बात हम लोग जान गए एनटीसीए के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जब पूछ लेगा तो डब्बा गोल हो जाएगा। और हम चूंकि वन लाइनर वाले एग्जाम तैयारी नहीं कर रहे हैं, वन लाइनर के लिए यहाँ पे जो है वो तो सीधे बताया जा रहा है। हम लोग थोड़ा डीप में चलेंगे, यूपी पीसीएस की या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, उसके लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आया। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। तो एक और बात यहीं पे बताते चलें कि जो 52 नंबर का बाघ अभ्यारण्य बना है वो कौन सा है, वो हमारा रामगढ़ विषधारी है। रामगढ़ विषधारी ये कहाँ पे है, ये हमारा राजस्थान पे है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। हमने बताया प्रोजेक्ट टाइगर कब 1973 और 53 बाघ अभ्यारण्य कितने राज्यों में, 18। एनटीसीए के बारे में बताया, ये इसी के सलाह पे अधिसूचित किया जाता है बाघ अभ्यारण्य। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके सलाह पे किया जाता है ये पूछ लिया जाएगा। और एनटीसीए के बारे में बोला कि कब स्टैब्लिश हुआ था, 2005 में, कौन से एक्ट के तहत, तो ये वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको बनाया गया था, ठीक है ना। ये सांविधिक निकाय है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आता है। अब जो ये घोषणा किया गया तो कौन सी धारा, ये अगर थोड़ा सा डीप जाए, ऐसे पूछेगा नहीं, तो धारा 38(5) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया। तो जब भी बाघ अभ्यारण्य जारी किया जाता है 1972 के 38(5) के प्रावधानों के तहत इसको जारी किया जाता है। बस थोड़ा सा डीप में चला गया। अब आ जाते हैं उसके बारे में। जो 53वां बनाया गया है वो बनाया गया है उत्तर प्रदेश का रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य ये किया गया है। और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तो चित्रकूट जिला है, वहां पे अवस्थित है, ठीक है ना। और ये मालूम है कि 53वां बाघ अभ्यारण्य हो गया। तो ये रानीपुर बाघ अभ्यारण्य कब बनाया गया था, तो ये अभी बनाया गया बाघ अभ्यारण्य, लेकिन रानीपुर वन जीव विहार बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1977 में बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, रानीपुर वन जीव विहार के रूप में अधिसूचित कब किया गया, 1977 में किया गया था। और मजे की बात है कि पन्ना टाइगर रिजर्व है जो एमपी में है, और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के करीब स्थित है। तो पूछ लेगा कि किसके करीब स्थित है, तो पन्ना टाइगर के करीब स्थित है। और यहीं पे बाघों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण गलियारा है। तो पन्ना टाइगर और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के बीच में गलियारा है, बाघ आते जाते रहते हैं। फिर अगर देखें इन्हीं से, तो यूपी में कितने बाघ अभ्यारण्य हो गए ये पूछ लिया जाएगा। तो यूपी में देखो दुधवा है, अमनगढ़ क्षेत्र है जो कार्बेट टाइगर रिजर्व का पार्ट के रूप में जाना जाता है। तीसरा क्या है, पीलीभीत, और चौथा रानीपुर। तो टोटल कितने हो गए, 4 बाघ अभ्यारण्य हो गए उत्तर प्रदेश में। कौन, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि नागार्जुन सागर है। नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ा इंडिया का बाघ अभ्यारण्य है। और किन देश कर रहे हैं, किन प्रदेशों से लगा हुआ है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की सीमा पे है, ठीक है ना। अर्थात दोनों शेयर करते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो नागार्जुन सागर श्री सैलम ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। अच्छा, ये पूछा जाए कि सर्वाधिक बाघों की संख्या किस स्टेट में देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा बाघ की संख्या है मध्य प्रदेश में। कितना, 526 बाघ है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। फिर से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य कौन से प्रदेश में है, तो 2 राज्य हैं जिनमें टाई हो गया। महाराष्ट्र में भी 6 है और एमपी में भी कितने हैं, 6 हैं। तो 6 दोनों राज्य में है, तो जो भी आपको ऑप्शन मिले वो मार देंगे। तो सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य की बात हो गई, एमपी में 6 है और महाराष्ट्र में भी 6 है, ठीक। अभी इस महीने में अक्टूबर-नवंबर की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा होगा। वहां पे कुछ उद्घाटन किए, जैसे चांजू 3rd जल विद्युत परियोजना इन्होंने उद्घाटन किया। ये चांजू नाला पे स्थित है, ठीक है। ये रन ऑफ द रिवर परियोजना है। दूसरा देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना स्टार्ट किया, ये भी रन ऑफ द रिवर परियोजना है। और ये चंबा जिले के देवथल नाला पे है। वो कौन से, चांजू नाला पे, ये देवथल। तो नाम से ही पता चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। और बल्क ड्रग पार्क की ऊना में जो हमने बात किया, तो इसी दौरे में इन्होंने उद्घाटन किया था। और नेक्स्ट क्या
कि ऊना में ही हिमाचल प्रदेश में IIIT भी स्टैब्लिश किया, ठीक है ना। तो ये बातें दोहराई गई हैं, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन हाँ जानकारी के लिए बता दिया। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 जारी किया। अब पहली बात है कि ये रिपोर्ट जो सांख्यिकी रिपोर्ट है, भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 का, ये किसने जारी किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने जारी किया, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि अगर पूछा जाए कि विदेशी पर्यटक अगर देखा जाए तो भारत में सबसे नंबर 1 पे कौन सबसे ज्यादा आया, विदेशी पर्यटक कहाँ के आए? तो यूएस का है। उसके बाद बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा कौन आया? यूके आया, यूके के लोग आए। फिर कनाडा और लास्ट में 5वां नेपाल का। लगता नहीं है ना नेपाल के आए होंगे, लेकिन नेपाल के भी आए। तो देखो यूएस नंबर 1, सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ के आए? यूएस के, उसके बाद बांग्लादेश के, जबकि इसके पिछले वाले रिपोर्ट में बांग्लादेश था। तो कंफ्यूज नहीं होना, यूएस के सबसे ज्यादा आए, बांग्लादेश के दूसरे नंबर पे, यूके के तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कनाडा और 5वें नंबर पे नेपाल है। तो इसको याद जरूर रखना, ठीक है ना। अगर देखा जाए कि भारत के लोग कहाँ सबसे ज्यादा गए, मालूम है यूएई में सबसे ज्यादा जाएंगे, संयुक्त अरब अमीरात में जाएंगे, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जॉब करने वाले हैं अनौपचारिक संस्थाओं में, ठीक है ना। तो यूएई हमेशा रहता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यूएस है, तीसरे नंबर पे कहां गए हैं? कतर गए हैं। और चौथे नंबर पे कहां गए हैं? ओमान गए हैं। और 5वें नंबर पे देखें तो कहां गए हैं? यूके गए हैं। तो ध्यान रखना यूएई है, उसके बाद यूएस है और कतर, ये 3 का नाम तो जरूर याद रखना। यूएई पे भारत के लोग सबसे ज्यादा गए हैं, उसके बाद यूएस गए हैं, कतर गए हैं। ठीक सर, अब ये भी बात समझ में आया। तीसरा है कि घरेलू पर्यटक जो भारत के खुद के लोग हैं वो कहां कहां घूमे सबसे ज्यादा, तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा घूमे? तो भारत के लोग सबसे ज्यादा तमिलनाडु में घूमे, उसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी पे घूमे, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे कहां घूमे? यूपी में। और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे कर्नाटका, ठीक है। तो तमिलनाडु, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इंडिया के लोग अपने देश में घूमे कहां के, कौन से स्टेट के सबसे ज्यादा, ये बात होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पर्यटक भारतीय लोग या अपने देश में जो रह रहे हैं वो कहां घूमे? तमिलनाडु में, दूसरा यूपी में घूमे, तीसरा आंध्र प्रदेश में, चौथा कर्नाटक। अब यही क्वेश्चन ये पूछ ले कि विदेशी यात्री कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा घूमे, कौन से स्टेट में आए विदेशी यात्री और वहां पे सबसे ज्यादा घूमे, तो ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना इस बार सबसे नंबर 1 पे कौन रहा? पंजाब पे रहा। कौन रहा? पंजाब में आए विदेशी यात्री सबसे ज्यादा। कहां आए? पंजाब में। लगता नहीं है, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे आए, ठीक है, महाराष्ट्र। ये बात ध्यान रखना। अगर विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो सबसे ज्यादा पर्यटक कौन से देश में सबसे ज्यादा आए? हमेशा रहता है फ्रांस सबसे ज्यादा फ्रांस में आए, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कहां पे आए सबसे ज्यादा? इटली में आए। कहां? इटली में आए। तो ध्यान रखना फ्रांस में सबसे ज्यादा पर्यटक, अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाए सबसे ज्यादा पर्यटक कहां पे है? हमारे फ्रांस में है, इटली में है। तो ये बात समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट अगर चले तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? तो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने द्वारा ये लॉन्च किया गया, अभियान शुरुआत किया गया, ठीक है ना, ये अभियान। अच्छा ये बताओ कि हमारा जो पॉलिसी आया था, हेल्थ पॉलिसी, उसमें टीबी को उन्मूलन के लिए कितना समय रखा गया है? तो 2025 तक टीबी को क्या कर देना है? समाप्त कर देना है। और इसी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में एक पोर्टल की शुरुआत की गई। एक पोर्टल का नाम है वेरी इंपॉर्टेंट, निक्षय 2.0, ठीक है ना। तो निक्षय पोर्टल की शुरुआत की किसमें? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में। तो ये ध्यान रखना, ये टीबी पीड़ित जो हैं उनकी सहायता के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सर अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की बात करें, 2023 है यहाँ पे, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, पहली बात तो ये आता है कि कौन निकालता है ये। और हमेशा ध्यान रखना जब भी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक होता है ना, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कॉप होता है ना, उसी में इसको बताया जाता है। तो कॉप 27 अभी हुआ, 27 हुआ, ये इसी में इसको लॉन्च किया गया। तो लेकिन पहले ही बात कि ये कौन निकालता है, तो देखो कैन का मतलब क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, NCI। तो कैन मतलब क्या? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा ये निकाला जाता है, ठीक है ना। और ये 18वां संस्करण, मतलब 18वां निकाला गया। तो कब से ये निकाला जा रहा है? 2005 से ये निकालना स्टार्ट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2005 से निकाला जा रहा है, अभी 18वां निकाला गया है। कैन और NCI द्वारा निकाला जाता है। और सबसे सर्वोच्च देखा जाए तो 1, 2, 3 स्थान खाली है।
3 पे कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया हो। चौथे नंबर पे, या यूं कहें कि इसमें समग्र में देखें तो कौन प्राप्त किया है, डेनमार्क है नंबर 1 पे, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए रैंक में तो 3 रैंक खाली है, चौथे पे कौन है, डेनमार्क है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में, तो ये सबसे खराब किसका प्रदर्शन रहा, तो ईरान का रहा, और ये 63वां है। तो कुल कितने देशों की जारी किया गया है CCPI, तो ये कुल 63 देशों की जारी किया गया है, उसमें ईरान 63वां है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ कि विश्व में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जन करने वाला देश कौन है, तो चाइना है। इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि चाइना है, ठीक है। दूसरे नंबर से, ये पहले भी था, दूसरे नंबर पे CO2 उत्सर्जित करने वाला कौन है, US है, ठीक है ना। अगर देश की बात करें, संघ को हटा दें, तो तीसरे नंबर पे हम आते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, चाइना, US ये है। लेकिन अगर देखा जाए क्लाइमेट CCPI में, सूचकांक में, तो इसमें इन लोगों का हालत बहुत खराब है। अर्थात हम कहें भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कुल मिला जुला के देखें तो चाइना कितने पे है, तो चाइना 91 नंबर पे है, और अमेरिका कौन से है, 92 नंबर पे, ठीक है ना। तो ये 91-92 नंबर पे है रैंक में, मतलब इनकी हालत खराब। अगर G20 हो रहा है, तो G20 भारत में हो रहा है, तो अभी ये भी पर्सपेक्टिव से पूछ लिया जाए कि G20 में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला कौन देश है, तो भारत है। भारत का रैंक कितना है, 8वां है, 8th रैंक पे है। यूके कितने पे है, 11वें पे है। जर्मनी कितने पे है, तो ये 16वें पे। ये टॉप परफॉर्मेंस है G20 के, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए कुल शीर्ष 10 देशों में शामिल भारत एकमात्र G20 देश है जो शीर्ष में है, ठीक है। अगर दूसरी बात देखें कि G20 वाले कितना पोल्यूशन करते हैं, CO2 इमिशन करते हैं, तो जितना अगर ग्लोबल में देख लिया जाए अर्थ पे, उसका 75% इमिशन कौन करता है, G20 वाले देश करते हैं। सोच लो, G20 में सिर्फ 20 देश करते हैं 75%, ठीक है। और भारत का रैंक तो हमने बता ही दिया, 8th है। इसमें अगर देखा जाए 2022 वाला जो रिपोर्ट आया, अभी आया है वो 2023 है, तो अभी आया नहीं 23, तो मत समझना कि 23 कैसे हो गया। 22 में भारत का रैंक कितना था, 10th था, अभी कितना हो गया, अभी 22 में 10th था, 21 में भी क्या था, 10वें रैंक पे था, अभी 23 में किस पे आ गया, 8th पे आ गया। इंपॉर्टेंट रैंक है, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया। कब से जारी किया जाता है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी, ये 2009 से जारी किया गया है। इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कौन से देश के शामिल हैं, तो चीन के हैं 125, और दूसरे नंबर एशिया में विश्वविद्यालय के में बात करें तो भारत है। तो पहले नंबर पे कौन है, चाइना, और दूसरे नंबर पे भारत है। अगर देखा जाए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में नंबर 1 पे कौन रहा, पेकिंग विश्वविद्यालय है। ये कहाँ का है, चाइना का है। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये दूसरे नंबर पे रहा, ठीक है ना। तो पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 रहा, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर दूसरे नंबर पे। अगर टॉप 10 में देखे जाए, टॉप 10 में 5 चाइना के विश्वविद्यालय शामिल हैं टॉप 10 में, ठीक है ना। अगर देखा जाए भारत में, तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी में 200 विश्वविद्यालय की सूची में देखा जाए तो भारत के 19 शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना 200, ये भी एशिया की बात हो रही है, क्यूएस एशिया की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि 200 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं, 19, जबकि शीर्ष 100 में कितने शामिल हैं, 7 हैं। अगर देखा जाए नंबर 1 भारत में, नंबर 1 कौन है, IIT बॉम्बे है, जबकि इनके पूर्ण ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो 40वां है, ठीक है। दूसरे नंबर पे IIT दिल्ली है, अगर ओवरऑल रैंक में देखा जाए तो 46वां है, ठीक है। ये क्यूएस एशिया रिपोर्ट की। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूके का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, उसको प्रथम स्थान दिया गया, ठीक है ना। और ये 7वीं बार ऐसा हुआ कि ये पहली बार आ रहा है, लगातार 7वीं बार है। दूसरे नंबर पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, कहाँ का है, यूएस का है, ये दूसरे नंबर पे रहा। देखा जाए तो टॉप 10 में टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 10 में यूएस के कितने शामिल हैं, तो यूएस के 7 विश्वविद्यालय शामिल हैं, ठीक है ना। जबकि भारत की बात करा जाए तो टॉप 200 में कोई भी नहीं है, टॉप 200 में कोई भी नहीं है, जबकि क्यूएस एशिया की बात कर रहे थे तो 19 थे। तो ध्यान रखना। हाँ, 300 विश्वविद्यालय में एकमात्र टॉप 300 में एकमात्र विश्वविद्यालय भारत का शामिल है, वो भी IISc बेंगलुरु है, भारतीय विज्ञान संस्थान कौन, बेंगलुरु है। अगर देखा जाए BHU उत्तर प्रदेश का, ये 601 से लेके
रैंक समूह में शामिल किया गया है, कौन, बीएचयू। तो ये दो न्यूज में रहे। ठीक, अब चलते हैं, वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी किया गया। अब बात है कि किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये देखो मोनास यूनिवर्सिटी, मोनास बिजनेस स्कूल या मोनास यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज, ये और साथ में मर्सर के सहयोग से कौन निकालता है, तो CEF संस्था निकालती है, ठीक है ना। तो CEF संस्था निकालती है, उसमें ध्यान रखना मोनास का नाम ढूंढ लेना और मर्सर का, तो दोनों M2 ढूंढ लेना और CEF ढूंढ लेना, आंसर मिल जाएगा। नंबर 1 पे कौन है वैश्विक पेंशन सूचकांक में, ये आइसलैंड है, और भारत कौन से नंबर पे है, 41वें नंबर पे है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऐसे रैंडम न्यूज में कि भारत एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, ठीक है, वो पूरे वैश्विक का 15% खुद आयात करता है, कौन, भारत आयात करता है, ठीक है ना। तो पाम ऑयल का एशिया में सबसे बड़ा आयातक कौन है, भारत है, ये जानने की बात है। दूसरी बात है, हमारे प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की, वो यात्रा पर रही और अपने यात्रा के दौरान वो अजमेर भी गई। अजमेर में जानते हो कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो वहां पे भी गई अजमेर में, कौन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। दूसरी बात है कि इसी यात्रा के दौरान एक दोनों प्रधानमंत्री भारत के और बांग्लादेश के प्रथम इकाई, जिसको मैत्री ऊर्जा संयंत्र कहते हैं, मैत्री पावर प्लांट की प्रथम इकाई का अनावरण किया, कौन, दोनों लोग ने, ठीक है ना। तो कितना पावर है इसके बारे में नहीं रखेगा, ये बांग्लादेश का है, ठीक है ना, रामपाल में स्थित है। तो बस यही ध्यान रखना कि मैत्री ऊर्जा संयंत्र का प्रथम इकाई का अनावरण किया गया इसमें, और दूसरा अजमेर की यात्रा की। ये बात कुछ छुटपुट थे। एडलगिव हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में 2022 में कौन नंबर 1 पे रहा, तो एडलगिव की बात करें, हुरन इंडिया और एडलगिव द्वारा निकाला जाता है ये फिलैंथ्रोपी, इसमें परोपकारी बोलते हैं, फिलैंथ्रोपी का मतलब परोपकारी। तो सबसे बड़ा या कहें कि टॉप भारतीय परोपकारी कौन था, तो ये शिव नडार एवं उनका परिवार था। दूसरे नंबर पे कौन था, अजीम प्रेमजी का परिवार, ठीक है। अगर महिला में देखा जाए तो हमारी रोहिणी नीलकर्णी है, वो सिर्फ महिला परोपकारी रही। तो मेल में देखा जाए तो शिव नडार एवं परिवार था, दूसरे नंबर पे अजीम प्रेम जी थे, और महिला में नंबर 1 कौन था, रोहिणी नीलकर्णी। जो हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हो गए हैं, गौतम अडानी हो गए हैं, वो 7वें स्थान पे हैं इसमें। गौतम अडानी कौन से, 7वें स्थान पे। तो ये भी बात ध्यान रखना कि अभी तक हम लोग मुकेश अंबानी को पढ़ते आ रहे हैं, अब चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन ये हो गया कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हो गए, गौतम अडानी हो गए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखें, रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन सत्र 2023-24 में घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बात का है कि ये MSP कौन घोषित करता है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति क्या करती है, घोषित करती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति क्या करती है, घोषित करती है MSP को, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, MSP किस पे दिया जाता है, ये ध्यान रखना, F2+ FL पे दिया जाता है। FL क्या है, ये फैमिली लेबर इसमें इन्वॉल्व होता है। F2 जब इकोनॉमी पढ़ेंगे, या F2 या FL पे दिया जाता है, कितना है, 1.5 गुना दिया जाता है, 1.5 गुना, ठीक है ना। ऐसा F, जबकि डिसाइड किया गया था कि C2 पे देंगे, लेकिन C2 पे ना देके F2+ FL पे दिया जाता है। तो ध्यान रखना इस पे, किस पे दिया जाता है, 1.5 गुना MSP पे। और ये दूसरी बात हमने बता दिया कि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति क्या करता है, MSP घोषित करता है। और इस आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्षता कौन करता है, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है। ये भी बात ध्यान रखना। अभी 2023-24 में जो बोया जाएगा, एक साल पहले ही क्या कर दिया जाता है, MSP की घोषणा किया जाता है। तो सबसे ज्यादा 2125 रुपया MSP घोषित किया गया है गेहूं के लिए, ठीक है ना, जबकि पिछले बार कितना था, 2015 था। और मसूर का सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है, वो MSP कितना किया गया है, 6000, और कितना बढ़ाया गया है, 500 रुपया। मतलब इससे पहले कितना था, 5500 रुपया था। अभी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए MSP में वृद्धि किसका किया गया, तो मसूर में किया गया। गेहूं का याद रखना है 2125 हो गया है, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है फोर्ब्स, भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी किया फोर्ब्स ने। तो देखो, इसमें सबसे बड़ी न्यूज रही ये कि भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है विश्व की, तो वो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। किसको पछाड़ के बनी है, ये भी बात ध्यान रखना कि यूके को पीछे करके 5वें नंबर पे बन गया है भारत
विश्व की सबसे बढ़िया अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है ना। सबसे अमीर व्यक्ति कौन घोषित किया गया भारत का, तो हमने बताया गौतम अडानी है। ठीक है ना। और रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पे है। अगर महिला की बात करें तो महिला में सावित्री जिंदल ये महिला में सबसे अमीर घोषित की गई हैं। तो मेल में कौन, गौतम अडानी, और दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी, और फीमेल में सावित्री जिंदल। ठीक है ना। अब चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। पहली बात ये कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, आईएमएफ निकालता है। कौन निकालता है, आईएमएफ निकालता है। इस बार जो रिपोर्ट निकाला है आईएमएफ ने, उसका टाइटल क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, काउंटरिंग द कॉस्ट लिविंग क्राइसिस। काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ये टाइटल है। ठीक है ना। तो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या आईएमएफ के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर बताई गई। तो 2021 में बोला गया कि कितना रहेगा, 8.7% रहेगा, जबकि 2022 में कितना बोला, 2022 में बोला 6.8% रहेगा, और 2023 में बताया है कि ये कितना रहेगा, 6.1 रहेगा। ध्यान रखना, आईएमएफ के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में कितना रहा, 8.7% में वृद्धि की, जबकि 2022 में इन्होंने बोला कि 6.8 रहेगा, और 2023 में बोला कि 6.1 रहेगा। ठीक है ना। अगर इसी ने अपने रिपोर्ट में आईएमएफ ने बोला कि वैश्विक मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन बढ़ के 2021 में कितना था, 4.7% था, 2022 में बढ़ के कितना हो गया, 8.8% हो गया। ये सीधे सीधे बता रहा है कि कितना आर्थिक मंदी चल रहा है, विश्व कितने आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, इन्फ्लेशन ही बता रहा है इस बात को। ठीक है। अब चलते हैं, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता है। ये तो पहले से ही न्यूज है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है ना। इससे पहले चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता माना जाता है, लेकिन उत्पादक नहीं माना जाता, लेकिन अभी चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है, ये बात मालूम होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर चीनी के निर्यात में देखें तो भारत कौन से नंबर पे है, तो अगर विश्व में चीनी के निर्यात में देखें तो ये दूसरे नंबर पे है, चीनी का निर्यात करता है। अगर देखा जाए तो भारत का कौन स्टेट है जो गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है या शीर्ष पे है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, देन कर्नाटक। ये तीनों याद रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, देन कर्नाटक। ठीक है ना। और चीनी के उत्पादन का भी वही है श्रेष्ठ। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया गया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट। अब इसमें ये है कि 2020 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड बर्थ रेट कितना है, तो 2020 में 19.5 है, जो 19 के तुलना में कितना कम हुआ है, 0.2 अंकों की गिरावट दिया है। तो सिर्फ इतना याद रखना कि क्रूड बर्थ रेट ये नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार कितना है, 19.5 रहा। दूसरी बात है कि अगर राज्य या केंद्र शासित में क्रूड बर्थ रेट पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कहां पे रहा, तो बिहार में रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे रहा, बिहार में। और सबसे कम कहां रहा, केरल में। ये बात ध्यान में रखना। दूसरी बात है, जो क्रूड डेथ रेट है भारत में वो कितना है 2020 में, तो वो 6 है। ध्यान रखना कितना है, अशोधित मृत्यु दर कितना है, 6 है। अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है, मृत्यु दर है, और दिल्ली में क्या है, सबसे कम मृत्यु दर है। तो इसमें देखो क्रूड डेथ रेट में देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है और सबसे कम दिल्ली में। राष्ट्रीय स्तर पे शिशु मृत्यु दर कितना है, 28 है, जबकि 19 में कितना था, 30 था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को। राष्ट्रीय स्तर पे शिशु मृत्यु दर 2020 में कितना है, 28 है, जबकि 19 में कितना था, 30 था। अब नेक्स्ट अगर देखें, अधिकतम शिशु मृत्यु दर IMR कहां पे सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे कम कहां पे, केरल में। देखा जाए कि विगत 5 वर्षों में ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 10 अंकों की गिरावट हुई है। इसको छोड़ दो, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात कहां देखा गया, तो केरल में देखा गया। जन्म के समय न्यूनतम लिंगानुपात कहां देखा गया, उत्तराखंड में। ये भी याद रखना। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए TFR तो 2020 में कितना था, 2 हो गया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। TFR कितना हो गया है, 2 हो गया राष्ट्रीय स्तर पे, जबकि 2019 में कितना था, 2.1। तो ये याद रखना, 2 हो गया है TFR। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ। उच्चतम प्रजनन दर सबसे ज्यादा TFR कहां पे है, तो बिहार का है, और सबसे कम देखा जाए न्यूनतम तो
दिल्ली, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन सब में 1.4 दर्ज किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात हो गया कुछ आंकड़े की। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। तो अग्नि प्राइम क्या है? MRBM है, ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना। और जो भी अग्नि मिसाइलें हैं वो हमेशा सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस क्या करते हैं? मार करने वाली मिसाइल होती हैं। तो सरफेस टू सरफेस है, तो अग्नि प्राइम है, जितनी भी अग्नि है वो सरफेस टू सरफेस होती हैं, मिसाइल मार करने वाली। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के बालसोर में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इसका मारक क्षमता कितना है? तो 1000 से 2000 किलोमीटर, ठीक है। अब एशिया का सबसे बड़ा CBG संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो पंजाब में लगाया गया है, और पंजाब में भी कहाँ? संगरूर में, ठीक है ना। भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य, सिलेंडर लोरिस अभयारण्य भारत का पहला अभयारण्य खोला गया। कहाँ में खोला गया है? तो ये तमिलनाडु में खोला गया। अब बात है कि ये सिलेंडर लोरिस क्या है? तो ये प्राइमेट है। पहली बात ये जानिएगा कि प्राइमेट है, ठीक है। निशाचर प्राइमेट मतलब समझ रहे हो, रात को ज्यादा घूमने वाला। दूसरी बात है ये कहाँ पाया जाता है? तो भारत और श्रीलंका में पाया जाता है सिलेंडर लोरिस, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वनों में पाया जाता है। अगर देखा जाए इसका स्टेटस में, तो IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसमें रेड सिलेंडर जो रेड सिलेंडर लोरिस है वो किस में रखा गया है? इंडेंजर्ड में रखा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, IUCN के इंडेंजर्ड में इसको सूचीबद्ध किया गया है सिलेंडर लोरिस को, ठीक है ना। और मालूम है तमिलनाडु ने इस अभयारण्य को स्टार्ट किया है, और इस अभयारण्य का नाम क्या होगा? तो कदावर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य, कदावर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य, ठीक। तो ये सिलेंडर लोरिस के बारे में। देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व खोला गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये विश्व का सबसे बड़ा शाकाहारी अगर देखा जाए तो मेमेलिया है, स्तनपायी जलीय जीव है, ठीक है। तो मेमेलिया है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा शाकाहारी की बात कर रहे हैं, और इसको हम लोग डुगोंग को ही सी काउ के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? डुगोंग डुगोन, डुगोंग डुगोन, ठीक है। डुगोंग की लंबाई कितनी होती है इससे कोई मतलब नहीं है, ये समुद्री घास खाते हैं, ठीक है। और डुगोंग कहाँ पाया जाता है भारत में? तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में और अंडमान निकोबार में ये डुगोंग पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने ये देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है, ठीक है। और कहाँ पे? तो पाक के खाड़ी में, ठीक है ना, पाक के खाड़ी में, ध्यान रखना। अगर देखा जाए IUCN के लिस्ट में, तो ये कैसा है? सुवैध है या वल्नरेबल है, ठीक है, सुवैध या वल्नरेबल है, ये ध्यान रखना IUCN के लिस्ट में, ठीक। अब नेक्स्ट देखें तो भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में किया गया है, ठीक है ना। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक एंड रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, जिसको बोलते हैं DGRE, इसके द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। और इस रडार को DRDO के अंतर्गत एक प्रयोगशाला द्वारा तैनात किया गया, मतलब DRDO की प्रयोगशाला कौन है? DGRE, उसके द्वारा तैनात किया गया। तो बस ये सिक्किम याद रखना, और DGRE बनाया है जो, ठीक है ना, DGRE ने बनाया है। अब नेक्स्ट है IS तारागिरी का जलावतरण हुआ, ठीक है ना। तो ये किसने बनाया है? तो INS तारागिरी को बनाया है कौन? मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये मुंबई में है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 17A, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट 17A या P17A बोला जाता है, प्रोजेक्ट P फॉर प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और देखो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स और P17 फ्रिगेट शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत निर्मित युद्धपोतों का उत्तरवर्ती है, मतलब प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, ये ध्यान रखना। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन कौन बनाया जलावतरण हो चुका है? तो देखो नीलगिरी का हो चुका है, ठीक है, नीलगिरी का हो गया, तारागिरी का हो गया है, और हिमगिरी का हो गया, दूनागिरी का हो गया। तो ये नीलगिरी, तारागिरी,
हिमगिरी और दूनागिरी का जलावतरण हो चुका है। और दूनागिरी का अभी जुलाई में हुआ था प्रोजेक्ट 17A के तहत। कहां पे हुआ था? तो हुगली नदी में जलावतरण हुआ था। तो ये हमारा आज का न्यूज रहा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और इसको शेयर और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।